मेरे भाई आज चॉकलेट डे है। खैर मैं ज़्यादा बकैती करता नहीं, लेकिन आज करना चाहूँगा। और क्लिक बेट नहीं है, चॉकलेट डे स्पेशल। ये थंबनेल में देख के आए होंगे आप कि कुछ चॉकलेट डे के दिन कुछ चॉकलेट वॉकलेट मिलेगा क्या। कभी भाई सब्सक्राइब करने को कहा मैंने, तो आप भी मत कहो कि कभी चॉकलेट दो आप, ठीक है। अब बात कर रहे होते हैं हम कि चॉकलेट डे के दिन हमें तो कुछ ज़्यादा खास करता नहीं है। आज 9 तारीख है और मैंने सोचा कि चॉकलेट डे के दिन तो हमारा इंडिया वर्सेस इंग्लैंड चलने वाला है भाई साहब, और विराट कोहली खेलने वाले हैं, तो हम तो उन्हीं को देखेंगे आराम से, ठीक है। अपना चॉकलेट डे बन गया। रही बात कि सोच रहे थे कि इस खुशी के अवसर में आपको टेम्परेचर का ज्ञान प्रदान किया जाए ज्योग्राफी के बारे में, लेकिन छोटी सी बकैती, ज़्यादा मैं बकैती करता नहीं, लेकिन आज थोड़ा सा चॉकलेट डे के इस सुनहरे अवसर पे मैं बकैती करना चाहता हूँ। आई वुड आस्क फॉर योर परमिशन। और अगर आपको डायरेक्टली स्किप करना है पढ़ाई वाले पार्ट पे तो स्किप दबाइए ना जी, हाँ है ना। मेरे भाई मैं बैठा हुआ था रोज़ डे के दिन, ठीक है, यानी परसों के दिन मैं बैठा हुआ था एक जगह अपने दोस्त के साथ, और एक मिस्टीरियस आदमी था, उसने टोपी लगा रखा था। मुझे लगा कोहिनूर चुराने जा रहा है, ऋतिक रोशन जैसा लग रहा था। हम दोनों ने देखा, कुछ देर देखा, फिर उसको इग्नोर कर दिया। अचानक से वो आदमी आ जाता है मेरे सामने अपना आईफोन लेकर, और ऐसे उल्टा कर रखा था उसने अपना फ़ोन, ठीक है, मतलब माइक, हाँ उतना तो मुझे भी ज्ञान, तो आवाज़ मेरी स्टोर करने के लिए। और मैं देख रहा हूँ उसी के पीछे एक और उसका मित्र था, 2 मित्र थे वैसे, उनके पास भी आईफोन था, वो रिकॉर्ड कर रहे थे मुझे। मैंने बोला डैम, ये कहाँ फंस गया मैं। और उसने आकर पूछा कि भाई साहब आज रोज़ डे है। और जैसे ही उसने कहा भाई साहब आज रोज़ डे है, मैंने अपने दोस्त की तरफ देखा और उसने मुझे देखा, और हमने समझ गया कि खेला अब यहाँ से ख़त्म होने के कगार पे आ चुका है। और मेरा दोस्त है निहायती खतरनाक, वो वाला क्या बोलते हैं उसे यार, इंट्रोवर्ट, ठीक है, इंट्रोवर्ट का चरम सीमा पार कर चुका है। और जब हमारी आई कांटेक्ट बनी मेरी और उसकी, थोड़ी देर बाद फिर वो हो रहा है कि कह रहा है कि अच्छा क्या आपको किसी ने रोज़ दिया। मैंने कहा कि नहीं। फिर वो कह रहा है कि क्या आपने किसी को रोज़ दिया। मैंने बोला नहीं। आपको दुख नहीं हुआ भाई साहब, तब तक दुख हो नहीं रहा था, लेकिन जब उसने पूछा आपको दुख नहीं हुआ कि आपको किसने रोज़ नहीं दिया, मैंने बोला नहीं। बोला क्यों, मैंने बोला ऐसे ही। और फिर अचानक से जब मेरी मुंडी बगल में घूमी, तब तक मेरा दोस्त वहाँ से गायब हो चुका था। जी हाँ, सेकंडों में गायब हुआ वो। फिर वो कह रहा है अच्छा आप कुछ दर्शकों से कहना चाहेंगे। मैंने बोला मेरा भी यूट्यूब चैनल है भाई साहब, उपाध्याय एजुकेशन करके। मैंने खड़ाक से बिना समय गाया उसको कट कर दे का ना मौका देते हुए मैंने अपने चैनल का प्रमोशन कर दिया उसके सामने। बोला ठीक है, लेकिन मुझे लग रहा था उसके 100 से ज़्यादा फॉलोअर होंगे नहीं, और फेक बनाए होंगे 2000 उसने पैसे देंगे। लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो चलने दिया जाए। थोड़ी देर बाद कहता है कि अच्छा अगर आपको बहुत दुख हुआ ये सुन के कि आपको किसने रोज़ नहीं दिया, उसने ऐसे निकाला मैं आपको रोज़ डे के दिन रोज़ देना चाहूँगा। मैंने बोला हाँ। मुझे लग गया कि भाई साहब उसको एम्बैरेसमेंट नहीं हो रही है, मुझे एम्बैरेसमेंट हो रही। कर क्या रहा है भाई ये। मैं अगल बगल में देख रहा हूँ जिनके लिए रोज़ डे मनाया जाता है वो मुझे देखे जा रहे हैं, हंसे जा रहे हैं। मैंने बोला ख़त्म है भाई ये सब। मैंने एक सवाल उससे पूछा कि अच्छा ये बताइए रोज़ डे के दिन तो आपने रोज़ दे दिया, भाई साहब ये कहीं किस विस डे के दिन अगर ये कर दोगे ना तो दिक्कत में पड़ जाओगे, हाँ या ना। चलिए भाई साहब आगे बढ़ते हैं और पढ़ाई करते हैं टेम्परेचर के बारे में। टेम्परेचर में क्या हम देखने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले तो हम वही जो हरा सा एक घर होता है ना, हाँ भाई साहब हरा सा घर, यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट। बहुत सुना है भाई साहब, बहुत बड़ा बदमाश है, बिल्लो बदमाश है, ठीक है। ग्रीन हाउस करके रहता है एक जगह में, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है, ठीक है। भौकाल मचा रखा है इसने, ठीक है, तबाही ला रखी है। बहुत दिनों से इसके बारे में चर्चा है, दूरों दूर तक फैली हुई है। एक हरे रंग के घर पे रहता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। कौन है आइए जानने का प्रयास करते हैं। तो बात कुछ ऐसे थी कि सूर्य नाम के एक देवता रहते थे। मैंने बोला बढ़िया है। इनके अंदर से प्रकाश निकलती थी, और जो प्रकाश थी उसकी अलग अलग फ्रीक्वेंसी थी। जैसे कि आपने ये जरूर देखा होगा कि लाइट की अलग अलग फ्रीक्वेंसीज होती हैं, रेडिएशंस, यस। तो अलग अलग प्रकार की रेडिएशंस निकलती हैं। एक होता है कॉस्मिक रेडिएशन भाई साहब, एक होता है गामा रेडिएशन भाई साहब, ठीक है, क्लासिक गाड़ी। एक होता है एक्स रे भाई साहब, एक होता है अल्ट्रा वायलेट रे भाई साहब, एक होता है विजिबल स्पेक्ट्रम भाई साहब, एक होता है इंफ्रा रेड रे भाई साहब, एक होता है रेडियो वेव, एक होता है माइक्रोवेव।
तो ये सारी चीज़ें आपको याद नहीं रख रही, लेकिन फिर भी ठीक है, अगर आपको आप क्या है क्यूरियस, यस क्यूरियस अगर आप हैं कि भाई साहब इसको याद मैं कैसे रखूं, तो क्लासिक गाड़ी XUV इन माई रेंज है ना, ठीक है। माइक्रोवेव यहां पर होगा, माइक्रोवेव और यहां पर रेडियो वेव, यस डैम श्योर अबाउट इट, ठीक है। क्लासिक गाड़ी XUV इन माई रेंज। लेकिन बात यह है कि कहानी कुछ ऐसी शुरुआत होती है कि ये अलग अलग प्रकार की तीरंदाजी करते थे। एक खतरनाक रेडिएशन वाली ये तीन होती थी जिनकी फ्रीक्वेंसी बड़ी डेंजर रहती थी भाई साहब, हाईली एनर्जेटिक, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा यानी एनर्जी ज़्यादा। और अगर मैं साइंस की बात करूं, फिजिक्स की बात करूं, तो एनर्जी होता है H इंटू म्यू, ये होता है प्लैंक्स कांस्टेंट। ये जो म्यू है यही फ्रीक्वेंसी होता है, ये जो E है ये एनर्जी होता है, यानी ये दोनों डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं। अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो एनर्जी बढ़ेगा, अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो एनर्जी बढ़ेगा, यानी इनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है यानी इनकी एनर्जी ज़्यादा है। मैंने बोला डैम श्योर अबाउट इट, ठीक है। ज़्यादा एक डैम, मैंने एक सीरीज देख रहा था, ज़्यादा उसी चलते निकल रहा है। अब रही बात कि ये जो तीन थे, ये जो तीर ये फेंकते थे, जो फ्रीक्वेंसीज लाइट की निकलती थी, इनकी फ्रीक्वेंसी एनर्जी बहुत खतरनाक होती थी, ज़्यादा होती थी। तो इनको कैटेगरी में बांट दिया गया कि भाई साहब ये हाई फ्रीक्वेंसी वाली है, ये हाई फ्रीक्वेंसी वाली रेडिएशन है। ये जो बेचारे बचे तीन, ये आ गए मीडियम फ्रीक्वेंसी वाले, ये आ गए मिड, ठीक है मिड, और ये आ गया भाई साहब लो फ्रीक्वेंसी। इसकी तो बात ही नहीं करेंगे। बात हम करेंगे कि भाई साहब ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये जो बदमाश है ये कौन है, इसके पीछे मुख्य कारण कौन है, इसका राइट हैंड कौन है जिसके चलते सब कुछ हो रहा है। मैंने बोला रुक जाओ, अभी इन पे आते हैं। पहले मैं बोलूंगा, हम पहले मैं आपको डायरेक्ट में बताता हूं फिल्म का हीरो कौन है। मैंने बोला इंफ्रारेड रे, ये हमारे फिल्म का हीरो होने वाला है। अब बताता हूं ऐसा क्यों ये हमारे फिल्म के लिए सबसे खतरनाक, सबसे मेन कैरेक्टर ये होने वाला है, क्यों ये नहीं। मेरे भाई मैंने आपको पहले ही बताया कि इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। मैंने बोला ठीक है, इन तीनों की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा का मतलब होता है कि एनर्जी ज़्यादा। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा का मतलब क्या होता है भाई साहब, जैसे अगर आप एक वेव की बात करोगे तो एक ये अगर एक कंप्लीट वेव होता है ना, यहाँ से शुरू हुआ और फिर से उसी जगह पे पहुँच गया, ठीक है, स्टार्टिंग पोजीशन पर अगर पहुँच गया तो दिस इज अ कंप्लीट वेव। ये जो कंप्लीट लेंथ होता है इसको हम वेव लेंथ बोलते हैं। एक पूरी जो दूरी एक वेव ने तय की होती है उसको हम क्या बोलते हैं सर, वेव लेंथ। और एक सेकंड के अंदर कितना बार उसने ऑसिलेट किया ये उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। मतलब भाई इस वाले वेव की फ्रीक्वेंसी और इस वाली वेव की फ्रीक्वेंसी, क्या आपको फर्क समझ में आ रहा है? मैंने बोला सही है सर, सही। मतलब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा यानी ऑसिलेट वो जल्दी करेगा। और अगर मैं ये बोलूं कि अगर ये ऑसिलेट जल्दी करेगा तो अगर मैं बस इस वाले वेव की बात करूं तो इसका वेवलेंथ तो केवल इतना हो गया। मैंने बोला हाँ, मतलब अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा तो वेवलेंथ कम होगा। मैंने बोला अच्छा, मतलब ये जो कॉस्मिक गामा और एक्सरे होते हैं इनकी फ्रीक्वेंसी इतनी ज़्यादा होती है, इतनी स्पीड में ऑसिलेट करते हैं, इतना छोटा इनका वेवलेंथ हो जाता है, कट 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 कट। अब अर्थ के एटमॉस्फेयर में, भाई अर्थ का एटमॉस्फेयर शरीफ थोड़ी है, एक से एक बस बाउंसर बैठा रखे उसने, एस्ट्रॉयड को गला देता है वो। इंसान एक बार छूट जाए ऊपर से, जल के राख हो जाए, एशेस भी नहीं बचेंगी उसकी, ठीक है, अगर धरती तक पहुंचेगा। इतने खतरनाक बाउंसर अर्थ ने बैठा रखे अपने सराउंडिंग में, हाँ या ना। तो ये जो है हाई फ्रीक्वेंसी वाले जो रेडिएशन से इतने ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में होते हैं, तो प्रोबेबिलिटी, अगर मैं अर्थ के एटमॉस्फेयर की बात करूं तो उसमें डस्ट पार्टिकल्स है या नहीं, डस्ट पार्टिकल्स है। अब उन छोटे छोटे पार्टिकल से अगर ये इतनी फ्रीक्वेंसी में होगा तो टकराने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी और टकरा कर वो छित्र मित्र हो जाते हैं, दे स्कैटर अराउंड। क्या ये बात क्लियर हो रही है? वो स्कैटर हो जाते हैं। उसी लिए हम इनकी बात नहीं करते, और हम इन दोनों की बातें इसलिए नहीं करते क्योंकि इंफ्रारेड ही केवल एक ऐसा रेडिएशन है जो कि टेम्परेचर में हमारे काम आता है, जो कि अर्थ के टेम्परेचर से लेना देना रखता है। मतलब सर धरती का अगर तापमान बढ़ रहा है देन इट इज ड्यू टू इंफ्रारेड रेडिएशंस। क्या ये बात क्लियर हुई? विजिबल रेडिएशन, यूवी रेडिएशंस धरती के तापमान बढ़ाने में योगदान उतना नहीं देते हैं। दैट्स व्हाई वी डिस्कस अबाउट इंफ्रारेड रेडिएशंस। ठीक है सर, अच्छा आगे बढ़ते हैं चर्चा। पहले तो ठीक है, पहले तो यहां तक क्लियर हुआ कि हीरो कौन है, विलन तो ये है ससुरा। अब आ जाओ भाई साहब, इंफ्रारेड रेडिएशंस पे आ रहे हैं।
अब मैं जब इंफ्रारेड रेडिएशन की बात करता हूँ, ये मतलब मैं काफ़ी पीछे चला गया, ठीक है। ये यूपीएससी यही है ना भाई साहब। आप अभी तक केवल ये पढ़ रहे थे कि सूरज की रोशनी आई, धरती पर टकराई, वापस गई, कहीं ना कहीं कुछ हो गया, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो गया। भाई ये रेडिएशन पे अभी आए कि ये रेडिएशन है कौन सा। इतने सारे हमारे पास रेडिएशन है, उसमें से कौन सा रेडिएशन हमें पढ़ना है, इंफ्रारेड के बारे में। आगे बढ़ो। अब मैं बात करूं कि सर ये धरती है हमारी, मैंने बोला ओके, धरती का सरफेस है हमारा, यहां पर ये जो इंफ्रारेड रेडिएशंस हैं वो आ रही हैं, मैंने बोला ठीक है, यहां पर जा रही हैं। अब मेरे भाई ऐसा कुछ नहीं हो रहा है कि टकरा के वापस फिर जा रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है, टकरा के उसी समय वापस चली आती हैं। मैं सिंपली आपकी बात करूं कि आप एक कुकिंग पैन रख लो, आप एक कुकिंग पैन रख लो तवे पे, ठीक है, तवे को जला दो, उसमें ठीक है आंच लगा दो और थोड़ी देर उसे गर्म करो, उसके बाद बंद कर दो। आप उसके ऊपर हाथ रखोगे तो आप देखोगे कि भाई साहब अब मैंने उसकी हीट खत्म कर दी है, लेकिन अभी भी वो गर्म है। आप ऊपर उसके हाथ रखे रहो, धीरे धीरे आप देखेंगे कि वो अपना हीट छोड़ रहा है, अचानक से खत्म नहीं करता, वो छोड़ रहा है, यानी रेडिएट बैक कर रहा है, समझ रहे हो, हीट वहां से निकल रही है, अब वो रिलीज कर रहा है हीट को। उसी प्रकार से धरती भी हीट को रख के नहीं रखती, या फिर डायरेक्ट रिफ्लेक्ट बैक ही डायरेक्टली नहीं करती, कुछ देर वो एब्जॉर्ब करती है हीट को, फिर वो हीट को छोड़ती है, वो रिलीज करती है। अब ये जो यहां पर एब्जॉर्ब होने के बाद पूरे दिन लाइट यहां पर धरती को उसने गर्म किया, ठीक है, पूरे दिन इस इंफ्रारेड रेडिएशन ने धरती का तापमान बढ़ाया, रात में अब या फिर मतलब जब धूप खत्म हो गई तब ये जो सरफेस है हीट को रेडिएट बैक करता है। और धरती पे किसी भी चीज को हम टेरेस्ट्रियल बोलते हैं, और ये जो रेडिएशंस निकल रही हैं उसीलिए इसको बोला जाता है टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस। धरती कोई चीज एमिट करे यानी टेरेस्ट्रियल, एंड इट इज रेडिएशन, सो इट इज नोन एज टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। मैंने बोला ठीक है सर, ग्रीन हाउस की बात कहां से आ गई, मैंने बोला रुक जाओ। तो अब होता क्या है कि भाई साहब इसकी एनर्जी इसके रिलेशन में, मैं अब उस हाई वाली फ्रीक्वेंसी की बात नहीं कर रहा, कॉस्मिक, गामा, एक्स रे की बात नहीं कर रहा, मैं इसके रिलेशन में बात कर रहा हूं। तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, इसकी एनर्जी ज्यादा होती है। आप सिंपल एक कॉमन सेंस, मोटा आदमी बोलता है, मतलब मोटा आदमी, मोटा मतलब होता है जिसका दिमाग मोटा हो, मतलब थोड़ा सा ज्यादा समझदार नहीं, तो वो भी ये बता दे भाई साहब कि इस दोनों रेडिएशंस में एक रेडिएशन डायरेक्टली आ रही है और एक रेडिएशन धरती के सरफेस पर एब्जॉर्ब हो गई और अब रेडिएट बैक हो रहा है। भाई इन दोनों के रिलेशन में एनर्जी ऑब्वियसली इसका कम होगा, इसका ज्यादा होगा, एनर्जी इसका कम होगा यानी इसका फ्रीक्वेंसी कम होगा। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो तो वेवलेंथ उतना ज्यादा नहीं होता, लेकिन फ्रीक्वेंसी कम हो तो वेवलेंथ ज्यादा हो जाता है। उसीलिए इन जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस हैं उनको हम लॉन्ग वेव बोलते हैं, मैंने बोला ठीक है भाई साहब। यहां पर एटमॉस्फेयर में अब होता है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, ये है असली बिल्लू बदमाश। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड है भाई साहब, मीथेन भाई साहब, सल्फर डाइऑक्साइड भाई साहब, नाइट्रोजन ऑक्स, ये सारी चीजें होती हैं। बट मेनली हमारा ये है, दो मेन आदमी हैं, दो मेन बॉसमैन है। ये क्या करते हैं, अब ये फायदा उठाते हैं भाई साहब, एनर्जी कम होती है इनकी तो उतना छटपटा नहीं पाते। अब ये जो करते हैं ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये इस हीट को, ये जो रेडिएटेड बैक हीट होता है इसको आपस में एब्जॉर्ब कर लेते, तो ये भाग नहीं पाते इनको छोड़ के। अब आपका सवाल आएगा कि भाई साहब ये क्यों नहीं ऑब्जॉर्ब किया उन्होंने। भाई इसलिए नहीं किया क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी रिलेटिवली ज्यादा थी, इनकी एनर्जी रिलेटिवली ज्यादा थी तो पार कर पाई, लेकिन इतनी एनर्जी इनकी नहीं हो पाई, इसीलिए यहां पर ये एब्जॉर्ब हो गए। और अगर इन्होंने एब्जॉर्ब किया यानी धरती का जो टेम्परेचर अचानक से अगर ये नहीं रहते, कई लोगों को ये लगता है ना कि भाई साहब कार्बन डाइऑक्साइड को तो दुनिया से खत्म ही कर देना चाहिए, दे डोंट डिजर्व टू एग्जिस्ट। अरे भाई अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता, ठीक है, ज्यादा होना दिक्कत की बात, लेकिन अगर नहीं होता तो बड़ी समस्या होती। कैसे? क्योंकि अगर ये नहीं होता तो सारी की सारी धरती जो हीट एब्जॉर्ब की सारी की सारी रात में रेडिएट बैक कर देती, तो धरती के पास अपना कोई हीट ही नहीं बचता, तो जितनी हीट आई सारी चली गई, यानी धरती रात में कोल्ड हो जाता, माइनस में टेम्परेचर चली जाते, फ्रीज होता सब कुछ। लेकिन इसके कारण इस कार्बन डाइऑक्साइड के कारण कुछ हीट रिटेन रह पाता है।
और इसी इफेक्ट को हम बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसी इफेक्ट को हम बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। और इसी थ्योरी के मदद से आइस वाले पोलर एरियाज में हम क्या करते हैं, एक इग्लू बनाते हैं, ठीक है, शीशे का बनाते हैं, ठीक है, वहां से सनलाइट आता है लेकिन पार नहीं कर पाता, ठीक है, पार नहीं कर पाता ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट। और वहां पर रिलेटिवली गर्मी होती है, आइस नहीं जमता और हम कल्टीवेशन कर पाते हैं या फिर इंसान रह पाता है। दिस वॉज ऑल अबाउट ग्रीन हाउस। लेकिन हमारी बात तो हो रही थी सर टेम्परेचर की। चलिए आगे बढ़ते हैं। जस्ट वेट लेट मी सी कि वीडियो एकदम सही से 15 मिनट हो गया भाई साहब। चलो ठीक है सर, आगे बढ़ते अब हम जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे कि टेम्परेचर होता क्या है। तो ये तो आपको पता होगा कि सर, ठीक है, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। टेम्परेचर में अब हमारी बात होने वाली है अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, कि टेम्परेचर किन किन चीजों से अफेक्ट होता है। समझ रहे? सबसे पहला जो चीज है, या फिर फैक्टर्स ज्यादा बेटर एक वर्ड होगा, फैक्टर्स अफेक्टिंग टेम्परेचर, ठीक है, फैक्टर्स जो कि टेम्परेचर को अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, टेम्परेचर को इंपैक्ट कर रहे हैं। पहला फैक्टर आपका आता है लैटिट्यूड। ऐसा याद करके नहीं, आपको फिट हो जाएगा दिमाग में, लैटिट्यूड। सबसे पहले अगर आप ज्योग्राफी के लेक्चर पे जाओगे तो लैटिट्यूड के बारे में आपको बताया गया होगा कि सर अगर ये धरती है तो ये हमारा इक्वेटर है, तो ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, तो ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है। तो धरती एक्सियली टिल्ट होता है और इस एक्सियल टिल्ट के कारणवश ये जो रीजन है जिसको हम टेम्परेट जोन बोलते हैं, यहां पर सबसे ज्यादा सनलाइट धरती पे पड़ रहा होता है, सबसे ज्यादा सनरेज इस रीजन में पड़ रहे होते हैं। तो इस रीजन पे ज्यादा क्या होता है सर, टेम्परेचर होता है। लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, जैसे जैसे आप लैटिट्यूड में बढ़ोगे, जैसे जैसे आप पोलर रीजन्स में जाओगे, टेम्परेचर फॉल डाउन करता है। सिंपल सा यही है, बहुत ज़्यादा में विस्तार में कुछ नहीं करना। मैंने बोला ठीक है सर। बात कर रहे हैं एल्टीट्यूड की। एल्टीट्यूड मतलब होता है ऊंचाई। तो अगर आपको ये पिछला लेक्चर याद हो, देखो अब यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज आती है जो कि मेरे दिमाग में आई थी बहुत पहले, ठीक है, जब मैं पढ़ रहा था तो मेरे दिमाग में ये आया था कि भाई अगर मैं ये कह रहा हूं कि इस जगह पे टेम्परेचर ज्यादा होगा और इस जगह पे कम होगा, तो भाई इंडिया भी तो कहीं ना कहीं यहीं पे है, और कहीं ना कहीं इंडिया के ऊपरी भाग में ही तो हिमालय है। मैंने बोला बात तो सही है, हिमालय पोलर रीजन में तो है नहीं, यानी अगर हिमालय भी यहीं कहीं अगर है तो हिमालय का तो लैटिट्यूड ज्यादा है नहीं, तो उसका टेम्परेचर क्यों कम हो रहा है भाई? वहां पे रीजन आता है एल्टीट्यूड का, यानी हाइट। और वो की मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि हर 1 डिग्री, अगर हर 1 किलोमीटर आप ऊपर जाते हो, आप एटमॉस्फेयर में हर 1 किलोमीटर जब आप ऊपर जाओगे तो 6.5 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर घटता है, एंड दिस इज नोन एज नॉर्मल लैप्स रेट। ठीक है, हर 1 किलोमीटर आप जब धरती के एटमॉस्फेयर से ऊपर जाओगे तो 6.5 डिग्री सेल्सियस आपकी टेम्परेचर गिरता है। उसीलिए हिमालयाज दे आर एट अ हाइट एल्टीट्यूड पर है, उस कारणवश उसका टेम्परेचर कम है। भाई साहब ये यार, अच्छा ठीक है, उस कारणवश यहां पर टेम्परेचर, यानी इन दोनों का एक वर्ड है कि सर लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड में एक संबंध है, और उस संबंध को एक वर्ड से डिनोट किया जाता है, मिमिक्स। ठीक है, मिमिक्स, समझ रहे हो? लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड में एक वर्ड है मिमिक्स। ठीक है सर, मिमिक्स मतलब अगर आप हायर एल्टीट्यूड पे जाओगे तो इसका टेम्परेचर हायर लैटिट्यूड जैसा होगा, यानी आप ज्यादा अगर ऊंचाई पे जाओगे, यानी हिमालयन रीजन पे आप जा रहे हो, तो वहां पर हायर लैटिट्यूड जैसी टेम्परेचर कंडीशंस हैं, यानी पोलर कंडीशंस हैं। ये हायर लैटिट्यूड ही है ना, इतना तो समझ में आता है। अगर मैं फिर से आपको याद दिलाना चाहूँ, अगर आप भूल गए होंगे, भाई साहब आपके दिमाग में इतना स्ट्रेस रहता है, भाई साहब वैलेंटाइंस वीक चल रही है, तो ऑब्वियसली दिमाग में बहुत सारी चीजें, तो ये आप बोल सकते हो कि सर ये जो है ये 0 डिग्री लैटिट्यूड है, आप यहां पर जाओगे, ये हो गया हमारे 23.5 डिग्री लैटिट्यूड।
आप और ऊपर जाओगे ये और बढ़ गया 64, 66, 63 डिग्री। आप यहां पर आ जाओ, ये हो गया हमारा 90 डिग्री लैटिट्यूड। हाँ या ना, यानी जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो ये एंगल बढ़ रहा है, लैटिट्यूड यहीं से तो आप देख रहे हो कहीं ना कहीं। हाँ या ना, मैंने बोला ठीक है सर, लैटिट्यूड मिमिक्स एल्टीट्यूड, ये चीज क्लियर होगी। हायर एल्टीट्यूड पे हायर लैटिट्यूड जैसी टेम्परेचर कंडीशंस हमारे पास हैं। मैंने बोला ठीक है। अब नेक्स्ट क्या हमारे पास वो हो सकता है, ये होता है हमारे पास डिस्टेंस फ्रॉम सी। डिस्टेंस फ्रॉम सी, समुद्र से दूरी। मैंने बोला अच्छा समुद्र से दूरी, जी हाँ जी हाँ, समुद्र से दूरी। इंटरेस्टिंग फैक्ट है, यहां पर बड़ा मजा आएगा यार, ध्यान से देखना। ठीक है, यहीं पे ढंग से मेरे भाई, कहीं ना कहीं यहां पर मान लेते हैं चेन्नई है कहीं। मैंने बोला ठीक है ठीक है, यहां पर कहीं ना कहीं हमारे पास चेन्नई है, और मेरे भाई कहीं ना कहीं यहां पर हमारे पास कोलकाता है। मैंने बोला ठीक है मेरे भाई, कहीं ना कहीं यहां पर दिल्ली है। मैंने बोला एकदम सही बात है, ठीक है। मजे की बात यह है कि अगर मैं समर की बात करूं, सर गर्मी की बात करूं, तो कोलकाता में कितना गर्मी पड़ेगा। मैंने बोला 35 डिग्री, एवरेज की बात ले रहा हूं। चेन्नई में भी 30 डिग्री आसपास। भाई साहब कोई दिल्ली का रह रहा हो तो वो बता देगा भाई साहब कभी कभी 45 डिग्री, लेकिन एवरेज की बात करो तो 40 डिग्री पहुंच जाता है। मैंने बोला ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं लग रही सर। यहां पर आप मतलब मजेदार क्या है वो तो बताओ, मजा कहां से आएगा। चॉकलेट स्पेशल है ना, हाँ। मजा यहां से आएगा कि भाई साहब कहीं ना कहीं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के बीचों बीच से पास करता है। मैंने बोला हाँ, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में ही हमारा कोलकाता और चेन्नई लाई करता है। ठीक है सर, समझ में आ रहा है। मजे की बात यह है कि अगर गर्मी का दिन है तो ये तो शॉर्ट सी बातें हैं ना कि जो सनरेज हैं वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में सबसे ज्यादा लाई करती हैं। सबसे पहले तो वही डायग्राम बनाया था, यानी टेम्परेट जोन। दिल्ली तो उस टेम्परेट जोन में तो नहीं रह रहा भाई। मैंने बोला हाँ, तो ये गर्मी में ऐसा हाल क्यों, ये टेम्परेट जोन में है कोलकाता और चेन्नई, तो इसका टेम्परेचर तो ज्यादा होना चाहिए, इसका टेम्परेचर कम होना चाहिए, लेकिन ऐसा तो हो नहीं रहा। इसका टेम्परेचर कम है गर्मी में, इसका ज्यादा है। बिसाइड्स कि ये तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर है भाई, ये इन दोनों के बीच में तो ये नहीं, ये तो टेम्परेट जोन में है नहीं। यहां पर खेल आता है डिस्टेंस फ्रॉम सी का, यहां पर खेल आता है डिस्टेंस फ्रॉम सी का, समुद्र से दूरी। कॉन्टिनेंटैलिटी भी बोलते हैं इसे, कॉन्टिनेंटैलिटी भी बोलते हैं इसे, ठीक है। मे भी स्पेलिंग गलत हो जाए, कॉन्टिनेंटैलिटी, ठीक है भाई साहब, हाँ मे भी गलत हो सकता है, लेकिन आप देख लेना कॉन्टिनेंटैलिटी क्या हुआ मतलब सर इसका। मेरे भाई मतलब ये हुआ कि मैं जब गर्मी की बात करूं तो ये मान लो हमारा लैंड है और यहां से मान लो ये समुद्र है। मैंने बोला ठीक। गर्मी की बात करूं तो एक चीज करके आता है हमारे पास स्पेसिफिक हीट, ठीक है। इसमें ज्यादा नहीं डूबेंगे, लेकिन बस ये कहता है कि सर स्पेसिफिक हीट में बहुत विस्तार से, ठीक है, फिजिक्स में पढ़ते हैं, लेकिन मोटा मोटी में समझा देता हूं। स्पेसिफिक हीट मतलब कोई चीज कितनी जल्दी गर्म हो सकती है, समझ रहे हो, कितनी जल्दी कोई चीज गर्म हो सकती है। जितनी जल्दी कोई चीज गर्म होगी उसकी स्पेसिफिक हीट उतनी कम होगी, समझ रहे हो। मतलब मान लो कोई चीज जल्दी गर्म हो जाता है मतलब जल्दी ठंडा भी हो जाएगा, यानी स्पेसिफिक हीट कम है। लेकिन अगर स्पेसिफिक हीट ज्यादा है यानी वो ज्यादा समय लेगा गर्म होने में और ज्यादा समय लेगा ठंडा होने में, ये होता है स्पेसिफिक हीट। तो अगर मैं लैंड और सी की बात करूं तो आप खुद बताओ कि इन दोनों में से अगर गर्मी की बात करूं तो जल्दी गर्म कौन होगा, ऑब्वियसली लैंड होगा। यानी लैंड की स्पेसिफिक हीट कम होती है और पानी की स्पेसिफिक हीट कंपैरेटिवली ज्यादा होती है, तो लैंड दिन में गर्म हो जाता है। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर इसका टेम्परेचर ज्यादा है तो जो हवा है यहां का ये ऊपर उठ जाएगा, क्योंकि उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, और लेस डेंस जो हवा होते हैं वो ऊपर उठ जाते हैं, और लेस डेंस हवा ऊपर उठ जाते हैं तो यहां पर वैक्यूम जैसा क्रिएट हो जाता है। और विंड मूव क्यों करता है, हवा मूव क्यों करता है, क्योंकि यहां पर हायर प्रेशर, यहां पर हवा है लेकिन यहां पर वैक्यूम बन गया, तो सारे के सारे हवा यहां पर ड्रॉन अवे आ जाते हैं। तो मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, है ना। इसी को लैंड ब्रीज भी बोला जाता है, कहीं ना कहीं इसी को लैंड ब्रीज भी बोला जाता है। कि भाई साहब आप समुद्री इलाके में जाते हो, हर समय हवा क्यों लग रहा है आपको, आप जब भी समुद्र के पास बैठोगे भाई साहब बाल लहराने, शर्ट लहरा, आपने देखा होगा अगर वीडियो, अगर आप कभी गए नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि ये रीजन है इसका।
अच्छा सर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर में हवा बह रहा है। अब इसके कारण ये जो रीजन है यहां पर कहीं ना कहीं रिलीफ मिलता है टेम्परेचर में, और इसका ही कारण है कि चेन्नई और कोलकाता में अगर गर्मी पड़ भी रही है लेकिन फिर भी समुद्र, यहां पर बे ऑफ बंगाल है, ठीक, ये समुद्र जो है इनको रिलीफ पहुंचा दे टेम्परेचर, लेकिन ये इतना दूर है कि यहां तक हवा पहुंचते पहुंचते भाई साहब सूख गया है भाई, सारी उसके अंदर की ह्यूमिडिटी खत्म हो चुकी है। हवा पहुंच रहा है तो लू हो जा रहा है, हवा पहुंच रहा है लेकिन लू के फॉर्म में पहुंच रहा है, और यहां पर हवा पहुंच रहा है उसके अंदर ह्यूमिडिटी है, ठीक है, पानी है, उसके लिए टेम्परेचर को ये रिलीफ पहुंचा रहा है। क्या ये बात क्लियर हुई? डिस्टेंस फ्रॉम सी, इट इज ऑल्सो अ फैक्टर दैट अफेक्ट्स टेम्परेचर। ऑल राइट, अच्छा अगला हमें टॉपिक कौन सा डिस्कस करना चाहिए? ये थोड़ा सा कष्ट देगा, ये थोड़ा सा कष्ट देता है लेकिन है कुछ नहीं, उसीलिए इसी में क्लियर करो। एस्पेक्ट ऑफ स्लोप। भाई साहब कितना बज गया? 2 बज गए। एस्पेक्ट ऑफ स्लोप, एस्पेक्ट ऑफ स्लोप, ढंग से सुनना। ये चीज़ ज़्यादा अच्छे से समझदारी में एक बार में क्लियर नहीं होता, लेकिन भाई ढंग से देखोगे ना, ढंग से सुनने का प्रयास करोगे तो क्लियर हो जाएगा। मेरे पास अर्थ तो है नहीं, ठीक है, ग्लोब मतलब है नहीं, तो मैं प्रयास करूंगा कि आप आसानी से समझ पाएँ, तो मैं इसी को धरती बना देता हूँ कुछ देरी के लिए, ठीक है। दिस इज़ माई अर्थ मेरे भाई, ये हमारा वेस्ट है और ये हमारा ईस्ट है। मैंने बोला हाँ, धरती हरदम घड़ी जैसे घूमता है उसी तरीके से धरती घूमता है, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में धरती हमारा घूम रहा होता है। यहाँ पर अगर सूरज होगा तो अगर धरती ऐसे घूमेगा तो कहीं ना कहीं सूरज की रोशनी ऐसे पड़ना स्टार्ट होगी। भाई मान लो सूरज की रोशनी ऐसे है और धरती घूमना शुरू कर दिया इस डायरेक्शन में, तो सूरज की रोशनी कहीं ना कहीं इस तरीके से जाएगी। और आपने सुना भी होगा, सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। मैंने बोला डन है, डन है। लेकिन अगर मैं बात करूं तो मान लेते हैं कि सर ये इक्वेटर है, ठीक है, मान लेते हैं ये इक्वेटर है, तो कहीं ना कहीं थ्रू आउट द सीजन मैक्सिमम जो आपकी टेम्परेचर, मैक्सिमम टाइम जो आपका हीट है वो तो सनलाइट जो है वो आपका इक्वेटर पे पड़ रहा है। ओवर एंड आउट कहीं ना कहीं इक्वेटर पे ही जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा है, या फिर इक्वेटर पे ही सनरेज मैक्सिमम टाइम पड़ रही हैं कहीं ना कहीं। मैंने बोला सही है, बात सही है सर। मतलब धरती कहीं भी घूमे, ईस्ट से वेस्ट, वेस्ट से ईस्ट, कुछ भी घूम। बात यह है कि मान लो अगर मैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, मेरे कोई पहाड़ हैं, अगर कोई पहाड़ है मेरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो सनलाइट कहां पड़ रहा है? मैंने बोला सर यहां पर। सनलाइट कहां पड़ रहा है सबसे ज्यादा? इक्वेटर पे। तो ढंग से समझना, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमारा कोई स्लोप है, ठीक है। आप जब नीचे से देखोगे तो इस जगह पे या इस जगह पे, कौन सी जगह पे, इसके, अगर मैं इसकी बात करूं, मैं धरती को भूल जाऊं, धरती का ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, लेकिन मैं अगर इसकी बात करूं तो कहीं ना कहीं ये इसका नॉर्थ हो गया और ये इसका साउथ हो गया। स्लोप की बात करूं तो नॉर्दर्न स्लोप, साउदर्न स्लोप। सनलाइट ज्यादा कहां पड़ेगी? अगर सनलाइट इक्वेटर पे पड़ रहा है, इक्वेटर पे पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं सनलाइट ज्यादा इस डायरेक्शन में पड़ेगी रेदर देन दिस। ये तो छिप गया, या तो शैडो हो गया। यानी अगर मैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जाऊं तो जो स्लोप्स होती हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की जो स्लोप्स होती है, उसमें साउदर्न जो स्लोप है उस पे ज्यादा हीट पड़ेगा। और वहीं अगर मैं साउदर्न हेमिस्फीयर में जाऊं, साउदर्न हेमिस्फीयर में, और सनरेज अगर यहां पड़ रही हैं, तो इसके नॉर्दर्न स्लोप में ज्यादा हीट पड़ेगा, ज्यादा सनलाइट्स के रेज पड़ेंगे रेदर देन साउदर्न स्लोप्स। रिवाइंड करके फिर से देखना, देखते रहना, क्योंकि इससे ज्यादा आसान तरीका है नहीं कुछ समझने का। हो सकता है बट दिस इज द वे, ज्यादा कुछ है नहीं। एस्पेक्ट ऑफ स्लोप कि सर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में साउदर्न जो स्लोप्स हैं उस पर ज्यादा टेम्परेचर पड़ता है, उस पर ज्यादा टेम्परेचर रहता है, और साउदर्न हेमिस्फीयर में जो नॉर्दर्न स्लोप्स है उसका, इसको रटना नहीं है, बस इसी प्रकार से रिवाइंड करो, फिर से देखो, समझ जाओगे। ठीक है सर, एस्पेक्ट ऑफ स्लोप क्लियर हो गया। फिर आता है सर नेचर ऑफ सरफेस। नेचर ऑफ सरफेस
समहाउ इट इज रिलेटेड टू दिस टॉपिक ओनली। सर अगर मैं वेस्ट बंगाल की बात करूं, अगर मैं बिहार की बात करूं और अगर मैं राजस्थान की बात करूं, ठीक है, ठीक है, वेस्ट बंगाल, बिहार और राजस्थान की अगर मैं बात करूं, कहीं ना कहीं ये सेम लाइन पर ही आते हैं, कहीं ना कहीं, ठीक है, ऊपर नीचे हो सकता, लेकिन सेम लाइन पर ही आते हैं, यानी इनका टेम्परेचर बराबर होना चाहिए। अगर लैटिट्यूड सेम है तो लैटिट्यूड और टेम्परेचर का तो बढ़िया रिलेशन है, तो अगर लैटिट्यूड सेम है तो सर टेम्परेचर तो सेम होना चाहिए। लेकिन सब कोई जानता है, छोटा बच्चा भी जानता है कि राजस्थान में ऑमलेट पक जाते हैं भाई साहब, अंडे को अगर आप रेत पे रख दो, हाँ या ना? मैंने बोला हाँ। ऐसा क्यों? क्योंकि राजस्थान में रेत है, सैंड है, और सैंड का जो स्पेसिफिक हीट है, जो स्पेसिफिक हीट है वो बहुत कम है, ठीक है, मतलब बहुत जल्दी सैंड गर्म हो जाता है, और सैंड गर्म हो जाता है तो ऑब्वियस ही बात है भाई, सरफेस ऑफ नेचर, यहां पर तो नॉर्मल सरफेस है ना, कि यहां पर सैंड है तो ये जल्दी गर्म होगा और रात में उतनी जल्दी ठंडा होगा। लेकिन दैट्स वाई टेम्परेचर ऑफ राजस्थान इज ग्रेटर देन बिहार एंड वेस्ट बंगाल इवन व्हेन दे लाई ऑन द सेम लाइन। ठीक है सर, नेचर ऑफ स्लोप क्लियर होगा, नेचर ऑफ सरफेस क्लियर होगा। फिर आपका एक छोटा सा, जिसमें ज़्यादा अभी हम बात नहीं करेंगे, जो कि है विंड। ठीक है, विंड एक रेगुलेटर है जो कि ऑब्वियसली फिर इसी टॉपिक से रिलेटेड है कि सर डिस्टेंस फ्रॉम सी वाले, कि यहाँ पर विंड का ही तो रोल था। तो उसी प्रकार से विंड जो है वो रेगुलेट करते, पता चले कि कोई विंड समुद्र से आ रहा है, समुद्र इलाकों में, तो उसमें ह्यूमिडिटी होगी तो टेम्परेचर को कंट्रोल करेगा। मान लो कोई पोलर एरिया से विंड लौट के आ रहा है, ऑब्वियसली विंड्स जो है रेगुलेट करते रहते हैं टेम्परेचर को। बट जो मुद्दे की बात है वो अब ये आएगी, जो कि लास्ट हमारा आज के वीडियो के लिए जो फैक्टर अफेक्टिंग का लास्ट टॉपिक जो होगा वो होगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन, जहां पर आइसोथर्म की बात आएगी। ठीक है, बहुत हवा बना रखा है मार्केट में, बाप रे ये है वो है, अरे कुछ नहीं है भाई, ध्यान से देखिए। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर में जो मेन एक ही इकलौता जो हीरो है यहाँ का वो है आइसोथर्म। और कहीं ना कहीं अगर आपको 10वीं की फिजिक्स याद हो, ठीक है, तो आपको ये याद आ रहा होगा कि आइसो मतलब सेम होता है और थर्म मतलब टेम्परेचर होता है, मतलब वो जगह, वो चीज जिसकी टेम्परेचर सेम है, वो चीज जिसकी टेम्परेचर सेम है। और अगर मैं एस लगा दूं तो आइसोथर्म्स जो होते हैं वो लाइंस होती हैं जो कि सेम प्लेस वाले, सेम टेम्परेचर वाले जगह को ज्वाइन करती हैं। अब मैं बात करता हूं कि सर मान लो ये धरती है, ठीक है भाई साहब, मैं कहां ज्योग्राफी जानता हूं, लेकिन फिर भी थोड़ा मोड़ा मैंने रट के आया है कि कहीं ना कहीं ऐसा कुछ ग्लोब हो रहा है। मैंने बोला ठीक है सर, मोटा मोटी ज्यादा कहां पता है हमें। अब मन की बात ये, मतलब ढंग की बात ये है कि मान लेते हैं कि ये समर हो रहा है भाई साहब, यानी समर सोलिस्टिस। मैंने बोला ठीक, समर सोलिस्टिस, मैंने बोला ठीक, समर सोलिस्टिस मतलब कहीं ना कहीं ये इक्वेटर पड़ रहा है। मैंने बोला ठीक, ये कहीं ना कहीं इक्वेटर है, यानी इक्वेटर पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो मैं 30 डिग्री सेल्सियस ले रहा हूँ, 30 डिग्री सेल्सियस ले रहा हूँ और 30 डिग्री सेल्सियस ले रहा हूँ, मैं मान के चलता हूँ, ठीक है, बराबर। आप लैटिट्यूड आप ऊपर बढ़ाते जाओ, 25 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, यहाँ भी 25 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, और ऊपर जाओगे 15 डिग्री, चलो मत जाओ, यहीं पे 3 लाइन, ठीक है, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा नहीं भाई। अगर मैं इस ही लाइन पे, अगर ये मेरा सी है, ये समुद्र है, तो क्या आप इतना मानते हो कि इस टेम्परेचर से तो कम ही रहेगा, इस टेम्परेचर से तो कम ही रहेगा? मैंने बोला हाँ, यानी यहां पर भी। मैंने बोला ठीक, ये इससे तो कम ही रहेगा, हाँ या ना? इससे तो कम ही रहेगा ना? अरे बोल दे यार, है या ना भाई? इससे तो कम ही टेम्परेचर रहेगा, सी का ऑब्वियसली लैंड से कम टेम्परेचर रहेगा, जो कि मैंने पहले आपको बताया था, क्या था स्पेसिफिक हीट। मैंने बोला ठीक है सर, आगे बताओ ढंग का बात क्या। मैंने बोला आइसोथर्म्स आर द लाइंस दैट जॉइन द प्लेसेस विद द सेम टेम्परेचर। सेम टेम्परेचर वाले कौन से प्लेस आपको दिख रहे हैं? मैंने बोला सर ये देखो, ये क्या बात है सर, और बताओ।
बोला ये देखो ये, क्या बात है सर। सर ये कहीं ना कहीं, अरे डैम भाई, कहीं ना कहीं ऐसा ही तो होगा, आया ना, कहीं ना कहीं सर ऐसा ही तो होगा। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है थोड़ी थोड़ी? 20 डिग्री वाला 20 डिग्री वाला 20 डिग्री वाला, 25 डिग्री वाला 25 डिग्री वाला 25 डिग्री वाला, 30 डिग्री वाला 30 डिग्री वाला, ठीक 30, ये कहीं ना कहीं रिलेटेड है, ठीक है। ये वाली लाइन मैं नहीं बनाता हूँ, ठीक है, ठीक है, फॉर योर सेक ऑफ कन्वीनियंस, ठीक है, लाइन नहीं बनाता हूँ, लेकिन बाकी सब तो कहीं ना कहीं सही लग रहा है मुझे। मैंने बोला हाँ सर, यही है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। इसको लोग रटते हैं, ठीक है, लोग रटते हैं, और आप रट सकते हैं, कोई बुरी बात नहीं है कि सर अगर मैं लैंड की बात करूं तो जो आइसोथर्म्स हैं वो पोल्स की तरह शिफ्ट हो जाते हैं, और ओशियंस की बात करूं तो जो आइसोथर्म्स हैं वो इक्वेटर की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, बेंड हो जाते हैं, ओशियंस बेंड हो जाते हैं, ओशियंस पे जो आइसोथर्म्स होते हैं, ठीक है। बट रटने की बात नहीं, ये आपको मोटा मोटी चीज़ तो ज़्यादा खतरनाक चीज़ नहीं। और अगर मैं साउदर्न हेमिस्फीयर की बात करूं तो यहाँ पर मोस्टली ओशियंस ही हैं, तो यहाँ के जो आइसोथर्म्स होते हैं वो मोस्टली पैरेलल जा रहे होते हैं भाई साहब, यहाँ पे मोस्टली पैरेलल जा रहे होते हैं और वाइडली स्पेस्ड होते हैं। मोस्टली पैरेलल और वाइडली स्पेस, मोस्टली पैरेलल का मतलब यही हुआ कि सर टेम्परेचर ऑल अराउंड सेम ही है, और वाइडली स्पेस्ड इसलिए होते हैं क्योंकि जब साइक्लोन आ रहा होता है, जब सुनामी आ रहा होता है, तब जाकर सबसे पास में होते हैं। ये जो आपने अगर कभी कभी ढंग से अम्फान तूफान आया हो, ये सब ठीक है, तितली करके एक बार आया था, तो ये सारे जो तूफान अगर आए होंगे, अगर आपने थोड़ा सा ध्यान रखा होगा नेशनल न्यूज़ों पे, तो इस प्रकार की आपकी चीज़ें बन रही होंगी कि सर यहाँ से उठा आ रहा है, यहाँ पर अरेबियन सी से कुछ आ रहा है, वहाँ पर एकदम पास पास में आपके लाइंस बनाए जाते हैं। दिस इज आइसोथर्म्स, दैट वाज आइसोथर्म्स। अगर बहुत पास पास में कम स्पेस में लाइंस हैं, इसका मतलब सर वहाँ पर टेम्परेचर का बहुत उछाल कबाड़ है कि, और टेम्परेचर के उखाड़ कबाड़ के चलते ही साइक्लोन वगैरह आ रहे होते हैं, ठीक है। जो कि पहली ज्योग्राफी की क्लास याद करो, अगर नेचर और ह्यूमन में, नेचर में कुछ हिंड्रेंस हुआ, नेचुरल डिजास्टर, नेचर ने कुछ हिंड्रेंस किया, टेम्परेचर में कुछ ऊपर नीचे आया, नेचुरल डिजास्टर विल हैपन, ठीक है सर। सर समर सोलिस्टिस का बता दिया, तो इसी बहाने आखिरी में विंटर सोलिस्टिस बता ही दो, ठीक है। मेरी तरफ से आपको ये हाँ चॉकलेट डे का हैप्पी चॉकलेट, ठीक है। फिर से मैं छोटा सा बना देता हूँ, मैं पूरा नहीं बनाऊंगा, मैं बस इसी का उल्टा कर दूंगा भाई साहब, कि ये लो भाई साहब, अरे भाई ठीक है, ये लो भाई साहब, ये तो वैसा ही बन गया, सॉरी अबाउट दैट। ठीक है, यहां पर ये बेंड है तो ये ऐसे रहेगा, समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो, क्लियर है क्या? लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, फिर भी आप लिख लो कि सर यहाँ पर 20 डिग्री होगा, तो यहाँ पर 20 डिग्री होगा, तो यहाँ पर 15 डिग्री होगा, तो यहाँ पर 20 डिग्री होगा, ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं, बट दिस इज हाउ इट विल बी। लेकिन साउदर्न हेमिस्फीयर में वाइडली स्पेस्ड ही होने वाला है। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर, ठीक है, जहाँ पर हमने सारे टॉपिक्स फैक्टर अफेक्टिंग के क्लियर कर लिए। अगले वीडियो में हम टेम्परेचर के बारे में और देखेंगे, रेंज ऑफ टेम्परेचर, वेरिएशंस इन टेम्परेचर, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। लेकिन यस, बाकी अब मैं जा रहा हूँ भाई साहब मैच देखने, ठीक है, और आप भी मज़े करिए चॉकलेट डे पे। हाँ, बाय बाय, जय हिंद।